महामैराथन क्लास मेरे द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों जी हाँ, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ विज्ञान विषय का महामैराथन लेकर के, और जिसमें आज आपको आपके 5 ऑर्गन सिस्टम के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की क्लास होगी। 5 से 7 बजे की ये क्लास होगी। दोस्तों, आपको टेलीग्राम के जरिए से एक मैसेज ये भी भेजा जाएगा भविष्य में, यानी कि आज या कल तक, कि आपको फिर से साइंस की एक दूसरी क्लास भी मिलेगी, जिसमें मैं आपको टॉप 50 बेहतरीन सवालों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो आपकी क्लास होगी वो विषय वस्तु से संबंधित होगी, यानी कि आपके कंटेंट को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और आज आपको मनुष्य के 5 अंग तंत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। एक है पोषण तथा पाचन तंत्र, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और पांचवा रहेगा आपका इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्रों के बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपके साइंस का मैक्सिमम 60% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 60% आपको यही 5 ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर मैं अगर बात करूं इंडोक्राइन सिस्टम का, तो इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा अंगतंत्र होता है जहां पर आपको विज्ञान विषय में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आपको बाल मनोविज्ञान वाला जो आपका आर्टिकल होता है वहां पर भी ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने लेवल पर क्लास को जरूर शेयर कर लीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बिल्कुल बिना टाइम को गंवाएं शुरू करते हैं आज की क्लास। जो सबसे पहला आर्टिकल, जो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम होगा आपके लिए, वो होगा न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पोषण तथा पाचन तंत्र। दोस्तों, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले न्यूट्रिशन, यानी कि चैप्टर का नाम है आपका पोषण तथा पाचन तंत्र। चैप्टर का नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि यहां पर आपको 2 आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है पोषण के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में, और दूसरा आपको पढ़ना है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। और पोषण का डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे बोला जाता है पोषण। तो पोषण का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव, यहां पर एक शब्द, इस पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा, कोई जीव, और दूसरा यहां पर देखिए भोज्य पदार्थ, जिसके ब्रैकेट में लिखा है ग्लूकोज, का निर्माण करता है अथवा ग्रहण करता है, उसे बोला जाता है पोषण। इस परिभाषा को सुन करके आपके दिमाग में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए कि यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो कोई जीव होते हैं, यानी ये जो जीव हैं, वो एग्जैक्टली 2 प्रकार के होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज का निर्माण करते होंगे, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाते, तो वो क्या करते होंगे, ग्रहण करते होंगे। तो इस आधार पर ये जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसे बोला जाता है स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषण, जिसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना जाता है। स्वपोषण, यहां पर अगर हम इस शब्द को देखें तो स्वपोषण का मतलब होता है जो स्वयं ग्लूकोज का, यानी कि भोजन का निर्माण कर ले। ऐसा जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है उसे बोला जाता है स्वपोषी जीव। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पौधे, जो प्लांट होते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं।
जबकि अगर मैं जंतु की केस में बात करूं तो जंतु ऐसे जीव होते हैं, ऐसे सजीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस जंतु को बोला जाता है परपोषी जीव, और यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। तो एग्जैक्टली एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो समझना यह है कि पौधे ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जंतु ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आना चाहिए कि पौधे क्यों अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं और जंतु क्यों अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते? कौन सा रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पौधा खुद अपना भोजन बनाएगा और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता? क्यों ऐसा होता है? कारण यह है कि पौधों के पास, प्लांट्स के पास एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल के होने से पौधे को फायदा क्या होगा? क्लोरोफिल के होने से पौधों को फायदा यह होता है कि ये सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने से फायदा क्या होगा? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने से फायदा यह होगा कि यह प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। यानी ये जो पौधा है ये ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इसलिए इस पौधे को बोला जाता है स्वपोषी जीव, और यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपोषण। लेकिन अगर मैं जंतु के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अगर जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो मतलब यह है कि ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। अगर जंतु को जीवित रहना है तो इसको ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की सहायता से वो एनर्जी ऑब्टेन करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा, और उस ऊर्जा की सहायता से ये अपनी जैविक प्रक्रियाओं को परफॉर्म करेगा, अपनी जैविक प्रक्रियाओं को जीवित करेगा, मतलब उसको संचालित कर पाएगा। अब यहां पर समझिएगा कि जब जंतु अपने ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता तो ये जंतु पौधों के द्वारा तैयार किया गया रेडीमेड भोजन को ग्रहण कर लेता है, पहले से तैयार किया गया भोजन ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस जंतु को बोला जाता है परपोषी जीव, और यही प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। तो आपने समझा क्या? आपने ये समझा कि पौधे वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और जंतु वे होते हैं जो पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को ग्रहण करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी रहा करिए, फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी थोड़ा सा मिटा करके फिर और चीजों को आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि पौधे ने अपना भोजन स्वयं बना लिया और जंतु ने पौधे के द्वारा तैयार किया गया भोजन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। लेकिन ये जो जंतु होते हैं ये पौधों से भोजन को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन हर जंतु का अपना एक अलग अलग तरीका होता है पौधों से भोजन को ग्रहण करने का। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है कोई पौधा और ये है, पौधे ने प्रकाश संश्लेषण कर लिया, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद इसने ग्लूकोज का जो निर्माण किया है ये इसे अपने पास स्टार्च के रूप में यानी कि मंड के रूप में संग्रहित करके रखा है। आपसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? किस रूप में?
तो पौधों में भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अब पता चला कि इस पौधे को खरगोश ने खा लिया, हिरन ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, गाय भैंस ने खा लिया। तो यही ग्लूकोज यानी यही भोजन स्टार्च के रूप में किसके पास चला आया? खरगोश के पास चला आया। और यहां पर इस खरगोश को बोला जाएगा कि खरगोश एक प्रकार का शाकाहारी जंतु होता है, क्योंकि इसने पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन को ग्रहण किया है। अब पता चला कि यह खरगोश पौधों से भोजन को ग्रहण करने के बाद थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा था, तभी इस खरगोश को शेर ने खा लिया। तो इस शेर को बोला जाता है बच्चों मांसाहारी जंतु। मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उन जंतुओं को खा रहे हैं जो किस पर डिपेंड होते हैं? जो पौधों पर डिपेंड करते हैं। उसी प्रकार से एक तीसरे प्रकार का जंतु है जिसे मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य ने क्या किया कि जब इसका मन हुआ तो इसने पौधों को खा करके यानी कि प्रत्यक्ष रूप में ग्लूकोज को ग्रहण कर लिया, और जब मन किया तो इसने खरगोश को खा करके यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में ग्लूकोज को ग्रहण कर लिया। इसलिए इस मनुष्य को बोला जाता है सर्वाहारी जंतु। तो एग्जैक्टली ये जो परपोषण होता है ये तीन प्रकार का होता है जनरली। एक शाकाहारी जो पौधों को खा करके डायरेक्टली उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, दूसरा मांसाहारी जो शाकाहारी जंतुओं को खा करके भोजन को प्राप्त करेंगे, और तीसरा है सर्वाहारी जो दोनों को खा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे यहीं पर इतने में ही सवाल नहीं पूछता है। एग्जामिनर जंतुओं की कुछ और वैरायटीज को चेक करता है और कुछ और वैरायटीज से सवाल पूछता है। जैसे कुछ जंतु ऐसे होती हैं जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन को प्राप्त करती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। यह बहुत पूछा जाता है, आपसे याद रखेगा कि वे जंतु जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों उन्हें अपरदाहारी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटिवोरस का मतलब होता है कि जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करें। जैसे एग्जाम्पल में आपका केंचुआ है, अर्थवर्म है, जैसे दीमक है। दीमक, केंचुआ ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करती हैं, इसलिए इन्हें डेट्रिटिवोरस या अपरदाहारी कहा जाता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने ही प्रजाति के छोटे जंतुओं को खा लेते हैं, यानी ये अपने ही प्रजाति के छोटे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, प्रजाति के अन्य छोटे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, और इन्हें बोला जाता है बच्चों कैनिबल्स। इन्हें कैनिबल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सांप है अपने से छोटे सांप को, जैसे बिच्छू है अपने अंडे को या दूसरे बिच्छुओं के अंडे को खा लेता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है जो कि सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, और इन्हें बोला जाता है अपघटक या इन्हें मृतोपजीवी बोला जाता है। इन्हें अपघटक भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जैसे कि कवक। जीवाणु और कवक दो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर को डिकम्पोज करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो परपोषण होता है ये एग्जैक्टली बहुत सारे टाइप्स में होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपने ही मल को खा करके भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ये जो खरगोश है, खरगोश का आहार नाल इतना छोटा होता है कि ये एक बार में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता।
इसलिए ये सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने के लिए ये अपने मल को पुनः खा लेता है और यह प्रक्रिया बच्चों कहलाती है काप्रोफैगी कहलाती है। ये सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काप्रोफैगी का मतलब क्या होता है। तो काप्रोफैगी का मतलब होता है कि वे जंतु जो अपने ही मल को खा करके भोजन प्राप्त करें या दूसरे जंतुओं के फीसेस मैटर, दूसरे जंतुओं के मल को खा करके भोजन प्राप्त करती हैं, उन्हें बोला जाता है काप्रोफैगी। तो जी हां दोस्तों, अब आपने ये देखा कि पोषण, स्वपोषण और परपोषण दो टाइप्स में बटा हुआ है। स्वपोषण वे होती हैं जो अपना भोजन खुद बनाती हैं जैसे कि पौधे, और परपोषण वे होती हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते यानी कि पौधों पर निर्भर होते हैं। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि स्वपोषण से संबंधित होगा यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से संबंधित होगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि पौधे वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे एग्जैक्टली बोला क्या जाता है? तो आपको पता होगा कि उसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ये यहां पर मैं स्वपोषण की बात कर रहा हूं जो कि पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है। अब यहां पर अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और ये है वाटर का 6 मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में जब आपस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये आपस में मिलता है तो ग्लूकोज बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। ये ऑक्सीजन गैस यहां से मुक्त होती है, फ्री होती है, रिलीज करती है। अब यहां पर यही है स्वपोषण, क्योंकि ये पौधा क्लोरोफिल को यूज करके सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कहां से मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से मुक्त होती है? तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल से, वाटर से मुक्त होती है, जल से। और दोस्तों यहां पर दो प्रश्न और ये है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें रिडक्शन, आर ई डी फॉर रिडक्शन, यानी कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। रिडक्शन जिसे बोला जाता है हिंदी में अपचयन होना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसे बोला जाता है ऑक्सीकरण होना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण होता है तो जल का, और किसका अपचयन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि कैसे हम जानेंगे कि जल का ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे हम ये जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये एग्जैक्टली कहां से मुक्त हो रही है? ये एग्जैक्टली वाटर से मुक्त हो रही है। यानी कि जहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगी
जहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर जल से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, इसलिए यहां पर जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ करके ग्लूकोज बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। दोस्तों यहां पर दो सवाल और अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यह है सूर्य का प्रकाश, यह है सनलाइट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि सूर्य के किस प्रकाश में या किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें कई किरणें होती हैं और इन कई किरणों में से एक किरणें होती हैं जिसे दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहते हैं। और ये जो दृश्य प्रकाश होता है ये श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसे श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये कुछ और नहीं, आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश कुछ और नहीं बल्कि 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं? ये है विबग्योर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, ये आपको जरूर पता है। यहां पर ये जो विबग्योर होता है ये तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ऑरेंज का उससे कम, येलो का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, ब्लू का उससे कम, इंडिगो का उससे कम और वायलेट यानी कि बैगनी रंग का सबसे कम होता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होती है। क्यों सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है? यह क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहां पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि लाल रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है तो आपको लगा होगा कि एग्जैक्टली ये बात एकदम सही है कि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए लाल रंग में फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैगनी रंग का फोटोसिंथेसिस, बैगनी रंग में फोटोसिंथेसिस तो सबसे कम होना चाहिए क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको एकदम अंडरलाइन करके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में एकदम लिखिएगा कि ये जो ग्रीन कलर होता है, जो हरे रंग में हरा रंग होता है, हरे रंग में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होने के कारण हरे रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। क्योंकि जैसे ही ये दृश्य प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियां क्या करती हैं कि हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देती हैं। आपको ये पता है ना कि किसी भी वस्तु का रंग जो होता है वो इस बात पर निर्भर होता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर रही है। जैसे ये मेरा शर्ट आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे शर्ट ने ब्लू रंग के प्रकाश को, नीले रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर दिया। तो पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं, इसलिए पत्तियां हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देती हैं और यही कारण है कि हरे रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। तो लाल रंग में सबसे ज्यादा, हरे रंग में सबसे कम। लाल रंग में क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और हरे रंग में क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है और पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग के प्रकाश को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित कर देती हैं। और यहां पर एक और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को यानी कि लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में
यानी कि केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। ये पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पर आपका न्यूट्रिशन को मैंने समाप्त किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट, ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पोषण का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि हमने भोजन को ग्रहण कर लिया। और बच्चों, जब हमने भोजन को ग्रहण कर लिया तो उस भोजन से हमें 6 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हमें प्राप्त होता है प्रोटीन, और तीसरा हमें प्राप्त होता है फैट, चौथा हमें प्राप्त होता है वाटर, पांचवा हमें प्राप्त होता है मिनरल्स, और छठवां हमें प्राप्त होता है विटामिन्स। जब हमने पौधों से भोजन को ग्रहण किया तो उस भोजन से हमें ये 6 प्रकार की आवश्यक चीजें प्राप्त हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन, ये 6 चीजें। लेकिन यहां पर हमारे शरीर के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो शरीर होता है ये वाटर, मिनरल्स और विटामिन को इन्हीं के रूप में यूज कर लेता है। हमारा शरीर जल को जल के रूप में, खनिज लवणों को खनिज लवणों के रूप में, और विटामिन को विटामिन के रूप में यूज कर लेता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यूज नहीं कर पाता। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन करता है, इसको विखंडित करता है, और पहले इसे सरल अणुओं में तोड़ता है, फिर इसको यूज करता है। तो यहां पर आपके दिमाग में ये 2 चीजें जरूर बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि भोजन का मतलब एग्जैक्टली ये 6 चीजें होता है। यानी जहां जहां मैं भोजन की बात करूंगा वहां वहां पर आपके दिमाग में ये 6 चीजें जरूर आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स, ये 6 चीजें आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमें इन 6 चीजों में से केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करना है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि हम वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते? हम क्यों केवल कार्बोहाइड्रेट को, हम क्यों केवल प्रोटीन को, हम क्यों केवल फैट को डाइजेस्ट करते हैं? उसका रीजन यह है कि ये जो वाटर, मिनरल्स और विटामिन होता है, ये 3 चीजें पहले से ही सरल अणु होती हैं, सिंपल फॉर्म में होती हैं। तो हमारा शरीर इसे और ज्यादा सरल अणुओं में क्यों तोड़ेगा? हमारा शरीर इसको इसी रूप में यूज कर लेता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होती हैं, ये एक प्रकार के जटिल अणु होती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल अणु होती हैं। इसलिए हमारा शरीर पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सरल अणुओं में तोड़ता है, फिर उसको क्या करता है? यूज करता है। यानी कि उसको एब्जॉर्ब, यूज करना मतलब एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है। अब हमारे शरीर के वे अंग जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ही सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। और ये अगर पाचन तंत्र मनुष्य का है तो बोला जाएगा कि मनुष्य का पाचन तंत्र। खैर, मैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं मनुष्य के पाचन तंत्र को लेकर के आगे की क्लास को कंडक्ट करूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करना है, वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स को बिना डाइजेस्ट किए ही एब्जॉर्ब करना है। हमें एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को भी करना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम तभी एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब इन तीनों को हम क्या करेंगे? पचाएंगे। तो दिमाग में हमेशा ये बैठाए रहिए अगले आधे घंटे तक कि हमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करना है। और दूसरी चीज आपके दिमाग में यह होनी चाहिए कि इन तीनों का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इन तीनों का पाचन तभी पॉसिबल है जब इन तीनों को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा। जब इन तीनों को पचाने वाला एंजाइम जिस अंग में होगा, वहीं पर इन तीनों का पाचन हो सकता है। तो देखिए, यहां पर आपके सामने लिखा क्या गया है? यहां पर आपके सामने लिखा गया है कि ये जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है।
पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है सहायक पाचक अंग। दोस्तों ये जो आहार नाल होता है, आहार नाल अंगों का ऐसा समूह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन करता है। आहार नाल ही है जो भोजन को पचाने में इन्वॉल्व होता है। जबकि ये जो सहायक पाचक अंग है, इसका नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि सहायक पाचक अंग जो होता है ये खुद भोजन का पाचन नहीं करता, ये आहार नाल को सहायता प्रदान करता है। सहायक पाचक अंग आहार नाल को सहायता प्रदान करता है ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके, यानी भोजन को पचाता है कौन? आहार नाल। और सहायक पाचक अंग क्या करेंगे? आहार नाल को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखिए, यह है आपका लीवर। लीवर जो होता है ये सहायक पाचक अंग होता है। लीवर खुद भोजन का पाचन नहीं करता बल्कि आहार नाल को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। पैंक्रियाज ये खुद भोजन का पाचन नहीं करता, ये आहार नाल को सपोर्ट करता है। और ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये भी आहार नाल को सपोर्ट करता है, और अपेंडिक्स जो होता है ये भी आहार नाल को सपोर्ट करता है। अब आइए देखते हैं हम लोग यहां पर, ये है हमारे आहार नाल के कुछ भाग। और आहार नाल की जो लंबाई होती है ये आपको पता है कि 33 फीट होती है, 33 फीट लॉन्ग होती है मनुष्य का आहार नाल। और इसमें पहला अंग है मुख, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रास नली, चौथा होता है आमाशय, पांचवां होता है छोटी आंत, और छठवां होता है बड़ी आंत। दोस्तों जैसे ही भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जैसे ही भोजन मुख में आता है तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे शुगर में, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और आपको पता होगा कि शर्करा का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, और यही कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। इस लाइन से आपको 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। दूसरा प्रश्न ये कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और तीसरा प्रश्न ये कि टाइलिन एंजाइम किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और चौथा प्रश्न ये कि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके किसमें परिवर्तित करता है? शुगर में। और पांचवा प्रश्न कि क्या कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है? क्योंकि लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है वो जब कार्बोहाइड्रेट को शुगर में परिवर्तित करेगा तो शुगर का स्वाद मीठा होता है, और यही कारण है कि रोटी भी हमें मीठी लगती है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका ग्रसनी और ग्रास नली होता है, ग्रसनी और ग्रास नली, ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां पर नहीं होता, तो ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर भोजन को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय, आमाशय में दोस्तों केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, केवल प्रोटीन का। और यहां पर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है सर्वाधिक, मैक्सिमम, तो आमाशय में होता है। और यहां पर प्रोटीन का 70%, अप्रॉक्स 70%, लगभग 70% पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्रोटीन को पचाने वाले 2 एंजाइम, एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम होता है रेनिन। याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? आमाशय में। क्यों होता है? क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाले 2 एंजाइम, एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रेनिन, पाए जाते हैं। ये जो पेप्सिन होता है
ये सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि रेनिन जो होता है ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और इसे कौन पचाता है? रेनिन एंजाइम पचाता है। कहां पर पचाता है? आमाशय में पचाता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब आपके सामने आपने देखा कि आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहां पर पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन जो होता है वो सामान्य प्रकार के प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब भोजन इस ग्रहणी में आता है, यानी कि छोटी आंत का ये 3 भाग है ना, ग्रहणी है, मध्यांत्र है, शेषांत्र है। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत सच में कोई अंग नहीं होता, ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और यही तीनों भागों को मिला करके बच्चों एक अंग बोल दिया जाता है, जिसे छोटी आंत बोला जाता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रहणी में भोजन को पचाने के लिए 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ूंगा। आगे अभी जब पेज चेंज होगा तो वहां पर मैं ग्रहणी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। यहां पर आप केवल इतना याद रखिएगा कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, ग्रहणी में। उसके बाद शेषांत्र तक आते आते, इलियम तक, जो कि छोटी आंत का अंतिम भाग है, शेषांत्र तक आते आते मनुष्य के शरीर में पाचन जो होता है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचन कहां पर पूरा होता है, तो शेषांत्र में पूरा होता है। और ये जो सीकम होता है, सीकम जो कि बड़ी आंत का पहला भाग होता है, इस सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। और सेलुलोज का पाचन बच्चों केवल और केवल शाकाहारी जंतुओं में होता है, जैसे खरगोश में, हिरन में, शाकाहारी जो जंतु होती हैं वहां पर सेलुलोज का पाचन होता है। और इस सीकम के बगल में एक अंग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और ये जो अपेंडिक्स होता है ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, और यही कारण है कि मनुष्यों में जो अपेंडिक्स होता है इसे हम लोग अवशेषी अंग के रूप में काउंट करते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग का मतलब होता है कि वे अंग जो कभी एक्टिव थे लेकिन अब एक्टिव नहीं है। तो मनुष्यों में कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? अपेंडिक्स होता है। ये किसके पाचन में सहायता करता था? ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता था। क्या मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है? तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो यहां पर देखिए कुछ चीजें, भोजन का पाचन मुख से शुरू हुआ, ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर एंजाइम नहीं पाया जाता है। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है और भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। मनुष्य में पाचन कहां पर पूरा होता है? शेषांत्र में, जो कि छोटी आंत का अंतिम भाग है, और सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। क्या मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं होता, पहले होता था। इसलिए अब मनुष्यों में अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जहां पर मैं इस ग्रहणी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, कुछ एंजाइम के बारे में चर्चा करूंगा। आइए देखिए, यहां पर ये है आपका पाचन तंत्र का एक स्ट्रक्चर, जो कि फिगर के माध्यम से आप देखेंगे। यहां पर देखिए, अगर कुछ चीजें आप समझना चाहते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, ये जो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मतलब होता है कि ये है मुख, यानी कि माउथ, जिसे आप लोग ओरल कैविटी को माउथ के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर देखिए, ये जो छिद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये है नाक का छिद्र, जिसे नेजल कैविटी बोला जाता है, नेजल कैविटी। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे मुख का छिद्र, ये देखिए यहां से आया मुख का छिद्र,
और ऊपर से आया नाक का छिद्र, ऊपर से नाक का छिद्र और नीचे से मुख का छिद्र, दोनों के छिद्र एक ही अंग में जाकर के खुले होते हैं, एक ही ऑर्गन में जाकर के खुले होते हैं। और जिस अंग में इस दोनों के छिद्र खुले होते हैं इसी को बोला जाता है ग्रसनी, फेरिंग्स बोला जाता है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे ये जो नाक का छिद्र है, जिसे आप बाहर से देख रहे हैं कि नाक के दो छिद्र अलग अलग हैं, ये अंदर जाकर के एक हो जाते हैं और नीचे जाकर के, नीचे से ये मुख का छिद्र यानी नाक का छिद्र और मुख का छिद्र, दोनों के छिद्र एक ही ऑर्गन में जाकर के खुलते हैं। और जिस ऑर्गन में जाकर के खुले होते हैं उसी को बोला जाता है ग्रसनी, फेरिंग्स बोला जाता है। और तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब हम नाक से वायु ग्रहण करते हैं, भाई नाक को क्यों बनाया गया है? वायु को ग्रहण करने के लिए। नाक को क्यों बनाया गया है? वायु को ग्रहण करने के लिए। अब यहां पर सोचिए कि जब हमने नाक से वायु को ग्रहण किया तो वायु भी आ गई कहां पर? ग्रसनी में। और जब हमने मुख से भोजन को ग्रहण किया तो भोजन भी कहां पर आ गया? ग्रसनी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाक का छिद्र और मुख का छिद्र, दोनों के छिद्र एक ही अंग में जाकर के खुले हैं, नाक का छिद्र और मुख का छिद्र। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है? तो आहार नाल का ग्रसनी एकमात्र ऐसा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। और यहां से जब ग्रसनी में भोजन आता है तो ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से, ये देखिए ये है इसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। ग्रास नली की सहायता से भोजन आ जाता है कहां पर? ये है आमाशय, यानी कि आमाशय में आता है। और इस आमाशय में मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन इस आमाशय से नीचे, ये देखिए ये जो सी के आकार की आप संरचना देख रहे हैं, यही सी के आकार की संरचना को बोला जाता है ग्रहणी। ये देखिए डिओडिनम, डिओडिनम यानी कि इसे ग्रहणी बोला जाता है। और इस ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों सर्वाधिक पाचन होता है? क्योंकि ग्रहणी के बगल में दो अंग होते हैं, दो सहायक अंग हैं। एक देखिए ये है पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय बोला जाता है, अग्नाशय है। और इसी के बगल में ये अंग है लीवर। यहां पर देखिए ये लीवर जो कि बनाया गया है, लीवर जो होता है और पैंक्रियाज जो होता है, ये ग्रहणी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं कि ये जो ग्रहणी होता है, यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होने का रीजन ये है। आइए नेक्स्ट पेज पर इसको मैं लिख करके आपको बताता हूं। जैसे ये है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है क्योंकि यहां पर 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। देखिए यहां पर 3 प्रकार के रस हैं। पहला है आंत्रीय रस, दूसरा है अग्नाशयी रस और तीसरा है पित्त रस। अग्नाशयी रस का निर्माण बच्चों अग्नाशय से होता है और ये अग्नाशय से बनने के बाद कहां पर भेज दिया जाता है? ग्रहणी में भेज दिया जाता है, डिओडिनम में। और ये जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में, याद रखिएगा, पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में होता है। तो पित्त रस लीवर से बनता है और इसे भी कहां पर भेज दिया जाता है? ग्रहणी में भेज दिया जाता है। और ये है आंतरीय रस, और आंतरीय रस का निर्माण छोटी आंत में यानी ग्रहणी खुद करता है और यहां से भी भेज दिया जाता है इसे ग्रहणी में। तो ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। और सर्वाधिक पाचन होने का कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि यहां पर 3 प्रकार के रस हैं, एक आंतरीय रस, दूसरा अग्नाशयी रस, तीसरा है पित्त रस। आंतरीय रस का निर्माण आंत में, अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में और पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। अब देखिए यहां पर इस आंतरीय रस के कुछ एंजाइम लिखे गए हैं। ये है माल्टेज एंजाइम, ये है लैक्टेज एंजाइम और ये है सुक्रेज एंजाइम। ये जो माल्टेज एंजाइम होता है, ये माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। लैक्टेज एंजाइम जो होता है, ये लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है।
और सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज का पाचन करता है। यहां पर मैं इन सारे एंजाइम को एक बार अपने से लिख करके आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जो होता है ये माल्टोज का पाचन करता है, माल्टोज का पाचन करता है। जैसे सुक्रेज एंजाइम, जितनी भी एंजाइम होती हैं उनके लास्ट में एज लगा करके उनका नामकरण किया जाता है। तो सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज का पाचन करता है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। और उसी प्रकार से ये है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो होता है ये लैक्टोज का पाचन करता है। और ये जो लैक्टोज होता है ये मिल्क में, दूध में पाया जाता है, दूध में। और दूध में पाए जाने के कारण इसे मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। और दूध में जो मीठापन होता है, जो स्वीटनेस होता है, वो लैक्टोज के कारण ही होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। ये जो सुक्रोज होता है ये गन्ने में पाया जाता है, इसलिए इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। और माल्टोज जो होता है ये गेहूं में पाया जाता है, इसलिए इसे माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। किसे माल्ट शुगर कहते हैं? माल्टोज को। किसे केन शुगर कहते हैं? सुक्रोज को। किसे मिल्क शुगर कहते हैं? लैक्टोज को। अब देखिए यहां पर जो और एंजाइम थे, जैसे आपने अभी देखा था एमाइलेज एंजाइम। ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्टार्च का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। एमाइलेज एंजाइम। और फिर है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है बच्चों ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन, और ये कहां पर कर रहा है? छोटी आंत में कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर पूछा जाए कि आमाशय में प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन और रेनिन। छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है? तो ट्रिप्सिन। आमाशय में प्रोटीन को पेप्सिन और रेनिन पचाता है, और छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन पचाता है। और फिर है लाइपेज एंजाइम। और ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये फैट का, वसा का पाचन करता है। तो कुछ एंजाइम आपके सामने लिखे गए हैं। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को, माल्टोज को माल्ट शुगर, सुक्रोज को केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, कहां पर? छोटी आंत में। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट का पाचन करता है। यहां पर एक थिंग और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यह है वसा का पाचन जो मैंने आपको लिखाया है। वसा का पाचन जो होता है ये बहुत कठिनता से होता है। क्यों इतनी कठिनता से होता है? क्योंकि यहां पर देखिए ये जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस का निर्माण मैंने आपको बताया कहां पर हो रहा है? लीवर में होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लीवर में पित्त रस का निर्माण हो रहा है। अच्छा, ये पित्त रस अगर आपसे पूछा जाए कि इकट्ठा कहां पर होता है, तो पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। यानी स्टोर कहां पर होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि ये पित्त रस जो होता है ये वसा के पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? क्योंकि ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वसा का पाचन आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वसा जो होती है वो जल में
घुलनशील नहीं होती। इसलिए वसा को पचाने से पहले जरूरी है कि उस वसा को जल में क्या बना दिया जाए, उस वसा को जल में घुलनशील बना दिया जाए। और जल में घुलनशील कौन बनाता है? तो ये पित्त रस जो होता है वो वसा को जल में घुलनशील बनाता है। और यह प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पायसीकरण करना, इमल्सिफाई करना या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाइल जूस का कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना। बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। इकट्ठा कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और इसका कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना या वसा को जल में घुलनशील बनाना। ठीक है, और यही कारण है कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के रस, आंत्रीय रस, पित्त रस और अग्नाशयी रस पाए जाते हैं। आंतरीय रस में 3 एंजाइम, कौन कौन से? माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। और अग्नाशयी रस में भी 3 एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज फैट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और पित्त रस लीवर में बना, पित्ताशय में इकट्ठा हुआ कार्य क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाना। ठीक है, अब आइए यहां पर हम लोग देखते हैं मुख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों, ये जो मुख होता है इसका जो ऊपरी भाग होता है, मुख का जो छत होता है यानी ऊपरी भाग, जो अपर पोर्शन होता है, उसे बोला जाता है तालु। ये है पैलेट, और ये है जिह्वा, टंग है, और फिर है लार ग्रंथियां, और फिर है दांत। यानी मुख में ये 4 चीजें होती हैं, तालु, जिह्वा, लार ग्रंथियां और दांत होता है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इस जिह्वा के बारे में। तालु के बारे में केवल इतना जानिए कि तालु जो होता है ये मुख का ऊपरी भाग होता है। और ये जो जिह्वा होती है, जिह्वा का कार्य होता है भोजन को लार में मिलाना, भोजन को निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिह्वा का, टंग का, भोजन के स्वाद का पहचान करना, भोजन के स्वाद का पहचान करना। और ये जो जीभ होता है, जैसे ये है हमारा जीभ, तो जीभ का जो अग्र भाग होता है, जो अगला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अग्र भाग में एक टेस्ट रिसेप्टर्स होती है, एक स्वाद कलिका होती है जिसका नाम होता है फंगी फॉर्म। ये स्वाद कलिका का नाम है। और ये जो अग्र भाग यानी फंगी फॉर्म जो होता है, ये मीठा और नमकीन स्वाद का पहचान करता है। जीभ का जो अगल बगल वाला भाग होता है, यहां पर एक स्वाद कलिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो कि पार्श्व भाग में पाया जाता है, पार्श्व भाग यानी कि लैटरल साइड। और ये जो होता है ये खट्टे स्वाद को पहचानता है। और जीभ का जो पिछला भाग होता है, जो पश्च भाग होता है, यहां पर एक और स्वाद कलिका पाई जाती है जिसे सर्कमवैलेट कहा जाता है। और ये जो होता है ये तीखे स्वाद को पहचानता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को पहचानता है? अग्रभाग मीठा और नमकीन, पार्श्व भाग खट्टे स्वाद को पहचानता है, और पिछला भाग जो होता है वो तीखे स्वाद को या कड़वे स्वाद को पहचानने का काम करता है। ठीक है, इसी को फिगर बना करके नीचे भी आपको डिनोट किया गया है। ये है फिगर, जैसे जिह्वा का फिगर है, और यहां पर देखिए उन स्वाद कलिकाओं की पोजीशन आपको दी गई है। ये जीभ का जो अग्र भाग है, अगला भाग, ये है फंगी फॉर्म जो कि मीठा और नमकीन स्वाद को पहचान रहा है। और यहां पर देखिए ये जो पिछला भाग है, ये जो डॉट 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 करके बनाया गया है, ये है सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट जो कि तीखे या कड़वे स्वाद को पहचानता है। और ये है फिलीफॉर्म जो कि ये लैटरल साइड में पाया जाता है, लैटरल साइड में। और ये जो होता है ये खट्टे स्वाद को पहचानता है। तो 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं हैं।
एक है फंगी फॉर्म, मीठा और नमकीन को, यह है सर्कमवैलेट, तीखे स्वाद को, और फिलीफॉर्म जो होता है ये खट्टे स्वाद को पहचानता है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको लार ग्रंथियों के बारे में दिखाया है। यह है मनुष्य की लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब कितना हुआ? 3 जोड़ी का मतलब 6 लार ग्रंथियां, 6 सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 6 या 3 जोड़ी। अब यहां पर देखिए, ये जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि ये कान के नीचे होती है, कान के नीचे, और इसे बोला जाता है पैरोटिड। इसका नाम होता है पैरोटिड, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड जो होती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। उसके बाद ये जो लार ग्रंथि होती है इसे सब मैक्सिलरी बोला जाता है। इसका नाम है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी इसे बोला जाता है, या इसे सब मैंडीबुलर भी बोला जाता है। सब मैंडीबुलर। और ये जो होता है ये जबड़े में धंसी होती है। ये जबड़े में धंसी होती है, जबड़े में धंसी होती है। और ये जो तीसरी वाली लार ग्रंथि है, ये वाला, इसे बोला जाता है सब लिंगुअल। इसका नाम है सब लिंगुअल, और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, और ये जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे पाई जाती है। तो दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। जो पहली जोड़ी लार ग्रंथि है वो कान के नीचे है, जिसका नाम है पैरोटिड। ये है पहला जोड़ी, और ये सबसे बड़ी है। और ये है सब मैक्सिलरी या सब मैंडीबुलर, जो कि जबड़े में धंसी होती है। और ये है सब लिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे पाई जाती है, और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? सब लिंगुअल। कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। कहां पाई जाती है? कान के नीचे। और सब मैक्सिलरी जबड़े में धंसी होती है, और ये इंटरमीडिएट होती है, यानी मझला होती है। मझला का मतलब सब लिंगुअल से बड़ा और पैरोटिड से छोटा होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए यहां पर एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, कुछ चीजें लार ग्रंथियों के बारे, लार के बारे में, यानी कि सलाइवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसी मनुष्य जो होता है वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है पर डे। पर डे 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है, यानी ये लार जो होता है ये हल्का अम्लीय होता है। और इस लार में अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को पचा करके ये टाइलिन एंजाइम इसको परिवर्तित कर देता है शुगर में। और शुगर में अगर बोला जाए किस शुगर में परिवर्तित करता है, तो ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, और इसका टेस्ट मीठा होता है। और यही कारण है कि रोटी भी हमें मीठी लगती है। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो कि स्टार्च को पचा करके शुगर में परिवर्तित करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है। और यही कारण है कि हमें रोटी का स्वाद हल्का सा, अब ये मत सोचिएगा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कहा कि रोटी को अच्छी तरह से चबाने पर रोटी हमें मीठी लगती है, अब पता चला कि उनको रोटी मीठी नहीं लग रही है, तो वो ये सोचेगा कि गलत पढ़ाया जा रहा है। मीठा लगने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आपको मीठी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप सुबह बासी मुंह, मतलब बिना कुछ खाए
सूखी रोटी, सूखी रोटी अगर आप चबाते हैं मतलब खाते हैं तो आपको वो रोटी मीठी लगेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहां पर देखिए दांत के बारे में कुछ चीजें हैं। मनुष्य में आपको पता है कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा दांत, तो ये दांत का आधा भाग जो होता है वो जबड़े के अंदर धंसा होता है जिसे रूट कहते हैं, और दांत का आधा भाग जो जबड़े के बाहर होता है उसे क्राउन कहते हैं। आप जानते हैं ना, दांत का आधा भाग जबड़े के अंदर है, आधा भाग जबड़े के बाहर है। दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर है उसे रूट, दांत का वह भाग जो जबड़े के बाहर होता है उसे क्राउन कहते हैं। अब ये दांत की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दांत की सबसे बाहर वाली लेयर को दांत का इनेमल कहा जाता है, दांत का इनेमल। और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत का इनेमल। और इसकी कठोरता का कारण पूछा जाता है कौन सा तत्व होता है? तो इसकी कठोरता का कारण दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं, अपने दिमाग से हटा दीजिए, कैल्शियम नहीं, बल्कि दांत के इनेमल की कठोरता का कारण फ्लोरीन होता है। 2 टाइप के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न अगर आपसे यह पूछ ले कि दांत की कठोरता का कारण क्या है, तो दांत की कठोरता का कारण जो होता है वो कैल्शियम होता है, लेकिन दांत के इनेमल की कठोरता का कारण फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, एफ फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन मत समझिएगा, फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यह आपके सामने बनाया गया है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब इसमें से जो पहले प्रकार का दांत होता है वो है इंसीजर, और इसका प्रतीक होता है बच्चों आई। जो दूसरे प्रकार का दांत है वो है कैनाइन, और इसका प्रतीक है सी। अग्र चवर्णक प्रीमोलर, इसका प्रतीक होता है पीएम, और चवर्णक इसका प्रतीक होता है एम। इसकी संख्या जो इंसीजर होती है इसकी संख्या 8 होती है। ये 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। कैनाइन की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है, ये 4 ऊपर 4 नीचे। 4 ऊपर 4 नीचे का मतलब ये मत ऊपर नीचे का मतलब मैं ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बारे में बात कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि ऊपर और नीचे का मतलब क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को अगर आप पढ़ाते रहिए, जैसे बताएगा कि 4 ऊपर 4 नीचे, तो वो ऊपर देखेगा फिर नीचे देखेगा। आपको अपने जबड़े के बारे में सोचना है कि 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, फिर 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में होता है। चवर्णक जो होता है ये मोलर है, और इसकी संख्या बच्चों 12 होती है। ये 6 ऊपर 6 नीचे होता है। यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, भले ही ये क्लास आपको मतलब ये लंबी खिंच जाए, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, चाहे कल मुझे फिर 2 घंटे के लिए लाइव आना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए अपने दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स रहिए कि 2 घंटे में आपको पूरा साइंस मिल जाएगा। 2 घंटे में पूरा साइंस नहीं मिल सकता, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि अब ये सारे पॉइंट्स को मैं छोड़ भी तो नहीं सकता हूं। आप खुद ही साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर ये बात पता होगा कि ये सब पॉइंट्स को छोड़ करके मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आने हैं, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। और ये सब इतने टेक्निकल टॉपिक हैं, इतने टेक्निकल चीजें हैं कि अगर आप एक भी चीज मिस कर दीजिए तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे अभी बीच में से अगर कोई देखे तो वो ये सोच सकता है कि मैं उसको जोड़ घटाना गुणा भाग बता रहा हूं, 4 + 4 मतलब 8, क्या जरूरत है ये सारी चीजें बताने की। तो यहां पर देखिए ये 8 होता है 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में। ये 4 होता है 2 ऊपर 2 नीचे। ये 8 4 ऊपर 4 नीचे। और ये 12 होता है 6 ऊपर और 6 नीचे होता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 32 दांत ना। 8 4 12, 8 20 12, 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर होता है और 16 दांत नीचे होता है। ठीक है,
अब यहां पर देखिए इसका कार्य होता है भोजन को पकड़ना या काटना। इसका कार्य होता है भोजन को चिड़ना या फाड़ना। और इसका कार्य होता है भोजन को चबाना या इसका कार्य होता है भोजन को पीसना। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दूसरी पहली चीज, इन दांतों को एकदम क्रम से आपको याद करना है। पहले टाइप का दांत इंसीजर है, दूसरे टाइप का कैनाइन है, तीसरे का प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो यहां पर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप दांतों का क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। दांतों का क्रम आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहले प्रकार का दांत इंसीजर है तो इंसीजर ही रहेगा, दूसरा कैनाइन है तो कैनाइन, तीसरा अग्र चवर्णक तो अग्र चवर्णक, और चौथा चवर्णक है तो चवर्णक ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया क्या। मैंने आपको बताया कि आइए देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे ये देखिए वो दांत का मैंने ये क्रम आपको वही चीज फिगर के माध्यम से दिखाया है कि ये है दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहां पर देखिए ये जो चार दांत होता है, ये चार दांत ऊपर, चार दांत ऊपर, और ये देखिए ये चार दांत नीचे। ये क्या है? ये इंसीजर है, निचले जबड़े का इंसीजर, और ये ऊपरी जबड़े का इंसीजर। अब यहां पर देखिए ये दो दांत यहां पर ऐसे नुकीला है, ये नुकीला दांत, ये नुकीला दांत, ये नुकीला दांत और ये नुकीला दांत। ये क्या है? देखिए यहां पर बनाया गया है, ये है कैनाइन, ये कैनाइन है। ऊपर भी ये दो दांत ऊपर कैनाइन है और नीचे दो दांत कैनाइन है। उसके बाद देखिए ये दो दांत इधर, दो दांत इधर, यानी टोटल कितना हो गया? ये चार दांत हो गया। और ये देखिए ये भी दो दांत इधर नीचे की ओर और दो दांत इधर, ये भी कितना हो गया? दो दो चार, दो चार ऊपर चार नीचे। और ये चार दांत कौन सा है? आपका प्रीमोलर है। ये देखिए यहां पर लिखा है ये फर्स्ट प्रीमोलर, दूसरा वाला है सेकंड प्रीमोलर। ऐसे यहां पर देखिए सेकंड प्रीमोलर और नीचे वाला है फर्स्ट प्रीमोलर। उसके बाद यहां पर अच्छा देखिए ये है गोला वाला दांत, ये यहां पर रहेगा, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। फिर ये तीन दांत, ऊपर से तीन दांत इधर और इधर से ये तीन दांत, तीन तीन छह, इधर से तीन और इधर से तीन, टोटल कितना हो गया? छह। ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। और वैसे ही नीचे ये थर्ड मोलर, ये सेकंड मोलर, ये फर्स्ट मोलर, यानी कि तीन दांत नीचे से, तीन दांत ये, तो तीन तीन कितना हो गया? छह। छह ऊपर छह नीचे। ये कौन सा दांत होता है? ये मोलर टीथ होता है, यानी चवर्णक होता है। ठीक है, देखिए यहां पर समझना क्या है? समझना ये है, समझना आपके लिए ये जरूरी है कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य में 32 दांत होती हैं। तो इस 32 दांत में से 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में दो बार निकलते हैं, दो बार। इसलिए इसे द्विबार दंती बोला जाता है, द्विबार दंती, या इसी को मिल्क टीथ बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में दो बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। उसके बाद ये 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं और इन्हें एक बार दंती बोला जाता है, एक बार दंती। तो मनुष्य में कितने दांत दो बार? 20 दांत। कितने दांत जीवन में एक बार निकलते हैं? तो 12 दांत जीवन में एक बार निकलते हैं। और इसी को जो है यहां पर भी डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं। दांतों का एक बड़ा ही सचित्र वर्णन, जैसे होता नहीं कि दांत का सचित्र वर्णन करिए, तो आपके सामने एकदम टाइपिस्ट महोदय ने जबरदस्त तरीके से ये दांत आपके सामने रखा हुआ है। और ये दांत आप कल्पना करिए कि ये दांत किसके हो सकते हैं, इतने सुंदर दांत। ठीक है, अब आइए देखिए मैं यहां पर कुछ और चीजें आपको बता दूं, बस एक मिनट लगेगा। ये है 20 दांत और ये है 12 दांत। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये 20 दांत कहां होते हैं, ये 20 दांत एग्जैक्टली होती कहां पर हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या, पहला है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। इंसीजर 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे।
केनाइन 4 होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। और मोलर 12 होता है, 6 ऊपर 6 नीचे होता है। तो यहां पर समझना यह है कि 20 दांत कहां पर हैं। तो ये जो 8 दांत होता है ये जीवन में 2 बार निकलता है, यानी इंसीजर कितना 8 दांत। ये जो कैनाइन होता है 4 दांत, ये भी जीवन में 2 बार निकलता है, यानी कितना कैनाइन 4 दांत 2 बार। और ये देखिए मोलर होता है 12, लेकिन 12 में से 8 दांत जो होता है ये जीवन में 2 बार निकलता है, यानी कि मोलर का 12 में से 8 दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2। तो 8 4 12 8 20 दांत। 20 दांत कितनी बार हो गए? 2 बार ये निकलते हैं। अब बचे हुए 12 दांत, 12 दांत कौन कौन सा? 12 दांत में आपका ये 8 दांत और इसका बचा हुआ 4 दांत, 8 4 12, यानी कि प्रीमोलर प्लस लास्ट पेयर ऑफ मोलर। मोलर का जो अंतिम जोड़ी होता है, प्रीमोलर होता है 8 और लास्ट पेयर ऑफ मोलर जो होता है वो 4। तो 8 4 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार निकलते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट पेयर ऑफ मोलर, चवर्णक का जो अंतिम जोड़ी होता है, ये 24 वर्ष की आयु में निकलता है, 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। इसलिए इसे बुद्धि के दांत या विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। बुद्धि के दांत के नाम से इसे जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में बुद्धि के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में बुद्धि के दांतों की संख्या 4 होती है, 4 दांत। सबसे लास्ट में का मतलब सबसे लास्ट वाला, ऊपर से एक दांत इधर, ऊपर से एक दांत इधर, यानी 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे जो होता है, ये 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। इसलिए ये जो होता है ये बुद्धि का दांत कहलाता है, विजडम टीथ कहलाता है। और ये जो दांत होता है ये किसी किसी में नहीं भी निकलता है। तो जिसमें नहीं निकलता है तो उसमें केवल 28 दांत ही होते हैं। अब जिसमें ये दांत नहीं निकलता, यानी ये 4 दांत, मैं लास्ट पेयर की बात कर रहा हूं, चवर्णक के अंतिम जोड़ी की, जो सबसे लास्ट में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये किसी किसी में नहीं निकलता, तो ऐसे लोगों में 28 दांत ही होते हैं। और अगर नहीं निकला तो ये मत सोचिए कि वो बुद्धिमान नहीं था इसलिए नहीं निकला। एग्जैक्टली वो बुद्धिमान था, लेकिन किसी कारणवश ये नेचुरली यानी कि प्राकृतिक चयनवाद है कि उसमें वो दांत नहीं निकल पाए, ठीक है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया। 32 में से 20 दांत 2 बार, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन और मोलर। 8 + 4 + 8 यानी 20, और प्री मोलर और लास्ट पेयर ऑफ मोलर 8 + 4 12 दांत एक बार निकलते हैं, ठीक है। 4 दांत बुद्धि का दांत होता है। कौन सा बुद्धि का दांत है? चवर्णक का अंतिम जोड़ी, लास्ट पेयर ऑफ मोलर। तो आएगा एग्जाम में तो कर लेंगे ना। चलिए, अब हम लोग एक दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र। दोस्तों, ये है श्वसन तंत्र का एक फिगर। श्वसन तंत्र यानी कि हम ऐसे अंगों के बारे में बात करेंगे जो श्वसन में सहायता करते हैं। एग्जैक्टली आइए श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं। श्वसन का मतलब होता है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप बताते हैं कि श्वसन का परिभाषा कभी कभी कोई बताता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके। अगर आप श्वसन की परिभाषा जानते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइए कि श्वसन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। काउंटिंग स्टार्ट हो गई है क्लास में, ठीक है। आप काउंटिंग करते रहिए, ठीक है। आलोक मौर्य ने पूछा है कि क्यों नहीं निकलता है। तो क्यों नहीं निकलता है, तो आप ये मैंने बताया ना कि ये प्राकृतिक है, किसी किसी में नहीं निकला, किसी किसी में, सब में निकलता है। कोई ऐसा है जिसमें नहीं निकला, कोई ऐसा है मतलब कई लोग भी ऐसे होते हैं जिसमें नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये है परिभाषा, श्वसन कहते हैं। जैसे ये है ग्लूकोज C6H12O6, आपने ऑक्सीजन की सहायता से इसका ऑक्सीकरण किया, और जब आपने इसका ऑक्सीकरण किया तो आपको ऊर्जा मिली, एनर्जी प्राप्त हुई। साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्राप्त होता है। तो श्वसन जो होता है, श्वसन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, और रासायनिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में बच्चों ये एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, एनर्जी मुक्त होती है, यानी ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसमें आपको ऊर्जा मिल रही है। इसलिए श्वसन जो होता है ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझे, जिसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में एनर्जी जो होती है वो बाहर रिलीज करती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, क्योंकि परिभाषा ही यही है। परिभाषा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज को आपने बर्न किया, ग्लूकोज को आपने ऑक्सीडाइज किया, तो आपको ऊर्जा मिली, और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़े। रिएक्शंस दो टाइप की, एक रिएक्शन ऐसी जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी, जैसे श्वसन में बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है, और जिसमें हम एनर्जी बाहर से खुद देती हैं उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या उष्मा शोषी, जो उष्मा को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर श्वसन के बाद इसकी परिभाषा हुई, और अगर आप जो है ब्रीदिंग के बारे में बात करें, ब्रीदिंग के बारे में, तो ये जो सांस लेना हुआ, ये सांस लेना 2 स्टेप्स में पूरा होता है। ब्रीदिंग 2 स्टेप्स में आपकी पूरी होती है। जो पहला स्टेप होता है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब होता है वायु को ग्रहण करना, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? वायु को बाहर छोड़ना। जैसे हमने सांस लिया इस तरीके से, तो ये वायु हमारे शरीर के अंदर आ गई, यानी फेफड़े के अंदर आ गया, फिर हमने क्या किया, वायु को बाहर की ओर छोड़ दिया, तो वायु बाहर निकल गया। तो इनहेल करना मतलब ग्रहण करना, एक्सहेल करना मतलब बाहर छोड़ना। और जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, कितना परसेंट नाइट्रोजन? 78%। और जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें 78% नाइट्रोजन उसमें भी होता है, क्योंकि हमने जितना नाइट्रोजन को ग्रहण किया उस नाइट्रोजन को हम लोग कहीं पर यूज नहीं करते, उस नाइट्रोजन को पूरा का पूरा क्या करते हैं, वायुमंडल में बाहर छोड़ देते हैं। हम 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं 16.4% ऑक्सीजन को। याद रखिए, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट ऑक्सीजन को हम बाहर छोड़ते हैं? 16.4%। हम 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये ज्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कितना परसेंट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रहण करते हैं? 0.04%। और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं? तो बच्चों 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो 78% नाइट्रोजन ग्रहण किया, और जितना नाइट्रोजन हमने ग्रहण किया पूरा का पूरा नाइट्रोजन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 21% ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया, 16.4% ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया।
0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि 16.4% ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन देखिए क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन में कमी आ रही है। और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया और बाहर कितना निकाल रहे हैं, 4.4, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन क्यों कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गया, ऑक्सीजन क्यों कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गया? तो ऑक्सीजन कम इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑक्सीजन खर्च हो गया कहां पर, ये ऑक्सीजन खर्च हो गया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गया, वो इसलिए क्योंकि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अभी मैंने रिएक्शन लिखा था ना, उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा था, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ा, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ है। और ऑक्सीजन क्यों कम हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन खर्च हो गया कहां पर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में। तो हमने सांस लिया, वो ऑक्सीजन चला गया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए ऑक्सीजन कम हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं पहले, ये है विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये। जैसे मनुष्य का या अन्य स्तनधारी जो अदर मैमल्स हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब में अन्य स्तनधारी या उभयचर या सरीसृप जो रेप्टाइल्स वर्ग होते हैं, रेप्टाइल्स, इन सब में जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, फेफड़ा। अगर कहा जाए पक्षियों का श्वसन अंग क्या होता है, बर्ड्स का, तो बर्ड्स का भी श्वसन अंग फेफड़ा होता है। अगर पूछा जाए कि आपका कीट वर्ग का श्वसन अंग क्या होता है, तो कीट वर्ग फॉर एग्जांपल जैसे कॉकरोच के बारे में बात करें, कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है वो होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया होता है ये बाहर की ओर 2 छिद्र के रूप में खुला होता है, जिसे श्वास रंध्र बोला जाता है, स्पाइरिकल्स बोला जाता है। तो कभी कभी आपको विकल्प में ट्रैकिया भी मिल जाएगा और कभी कभी आपको विकल्प में स्पाइरिकल्स भी मिल जाता है। जैसे सुपर टेट में आपका जो दूसरी बार सुपर टेट हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें श्वसन स्पाइरिकल्स के द्वारा यानी श्वास रंध्र के द्वारा होता है, तो कॉकरोच आपका उत्तर वहां पर सही था। ठीक है, जैसे हम लोगों में ये बाहर से वायु को ग्रहण करने के लिए 2 नाक के छिद्र हैं, वैसे ही कीड़े मकोड़ों में भी बाहर की ओर 2 छिद्र होते हैं, यानी हम लोगों का नाक और इन लोगों का स्पाइरिकल्स यानी श्वास रंध्र, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों समान है। हम लोग नाक से वायु को ग्रहण करते हैं तो वो लोग, उन लोगों का जो छिद्र होता है उसे स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मछली वर्ग जो फिशेस होते हैं, मछली वर्ग या अन्य जलीय जीव जो हैं, अन्य जलीय जीव जैसे आपका टैडपूल है, तो इन सब में जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स, जिसे गलफड़ा बोलते हैं, गलफड़ा, या कभी कभी ऑप्शन में आपको क्लोम मिलेगा, क्लोम, गिल्स, गलफड़ा या क्लोम। जैसे आपसे पूछा जाए कि केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है, अर्थवर्म, जिसे अर्थवर्म बोलते हैं, तो केंचुआ में जो श्वसन होता है बच्चों, ये नम युक्त त्वचा के द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा
नम युक्त त्वचा के द्वारा होता है। जैसे आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर जीव हैं, जैसे अमीबा, अमीबा में श्वसन किसके द्वारा, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में श्वसन किसके द्वारा, जैसे युग्लिना, इन सब में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इन सब में श्वसन इनके जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, इनके बॉडी के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसके द्वारा इसमें श्वसन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक पेज में, एक पेज आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य या अन्य स्तनधारी या सरीसृपों में श्वसन किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा, पक्षी में फेफड़ा, कीड़े मकोड़ों में ट्रैकिया या श्वास रंध्र, मछली वर्ग या अन्य जलीय जीव में गिल्स, गलफड़ा या क्लोम होता है, केंचुआ में नम युक्त त्वचा होती है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा और युग्लिना में जनरल बॉडी सरफेस यानी उसके बॉडी की जो कवरिंग होती है उसके द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको लिख करके बताता हूं। जैसे मेढक में, मेढक में जो श्वसन होता है ये गलफड़े के द्वारा भी होता है, यानी कि गिल्स के द्वारा। मेढक में श्वसन त्वचा के द्वारा भी होता है और फेफड़ा के द्वारा भी होता है। जैसे मेढक अगर टैडपोल है, टैडपोल, तब गलफड़े के द्वारा, और अगर ये मेढक जो है पानी में है तो त्वचा के द्वारा, और जब जमीन में रहेगा तो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों यहां पर गैसों के संवहन की बात करते हैं, यानी हमने जब सांस लिया तो हमारे फेफड़े में से ऑक्सीजन कौन पूरे बॉडी में लेकर के जाता है, तो हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के द्वारा जाता है, और इस ब्लड का दो काम होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, संवहन करना। और इस ब्लड में दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ऑक्सीजन के संवहन के लिए ये जो ऑक्सीजन का संवहन होता है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के संवहन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का केवल और केवल एक काम है, ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑक्सीजन के संवहन में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम जो होता है ये आयरन वाला भाग होता है और ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन वाला भाग होता है। आयरन जो होता है वो इसमें फेरस अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा किस अवस्था में पाया जाता है, फेरस अवस्था में, यानी ये आयरन दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके और इसके बारे में आपको जानकारी देने चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखिए, यहां पर ये हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन में 5% भाग जो होता है, 5% भाग आयरन होता है और 95% भाग ग्लोबिन होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कितना परसेंट ग्लोबिन, 95, कितना प्रतिशत आयरन, 5% होता है। और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये बिल्कुल सेंटर पे होता है और इसके चारों कॉर्नर पर एक एक हीम पाई जाती है। एक रहा, ये तीसरा हीम है और ये चौथा हीम होता है। और एक हीम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो 4 हीम के साथ कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु अगर आपसे पूछा जाए कितने ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन करता है तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का
संवहन करता है, अणुओं का संवहन करता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के कितने अणु होते हैं, तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के 4 अणु होते हैं, आयरन के 4 अणु होते हैं। तो ये 2 प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का संवहन करता है, 4, और हीमोग्लोबिन का एक अणु में कितने आयरन के अणु होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सही से, आप पहले से उसको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये जो श्वसन के प्रकार के बारे में, तो श्वसन जो होता है आपको पता है, मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा चीजों को बताऊंगा, थोड़ा फास्ट लेकर के चल रहा हूं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन जिसे एनएरोबिक बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें अनुपस्थिति होती है। यह है पहला अंतर। दूसरा, ऑक्सी श्वसन 2 जगह पर होता है, एक तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन कहां कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनॉक्सी श्वसन जो होता है बच्चों, ये केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है, केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और अनॉक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और अनॉक्सी श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स है यहां पर, जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो आपके लिए ये दूसरी वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन, कि ये कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये केवल और केवल किस में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में, अनॉक्सी श्वसन केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, मुझे लग रहा है कि आज आपका ये पूरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। परिसंचरण तंत्र ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, परिसंचरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर के वे अंग जो हमारे बॉडी में विभिन्न चीजों का परिसंचरण करते हैं, परिवहन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, जैसे पोषक तत्वों का परिवहन, ये पोषक तत्वों का परिवहन करेगा, जैसे उत्सर्जी पदार्थों यानी कि भोजन से प्राप्त होने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करेगा, और सबसे ज्यादा एक और पॉइंट है, ये हार्मोन का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए कि ये ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन और हार्मोन का परिवहन करता है। ठीक है, आइए देखिए अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में, हृदय के बारे में, धमनी के बारे में, सिरा के बारे में और लसिका के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हेडिंग ब्लड के बारे में। ठीक है,
तो देखिए ब्लड के बारे में कुछ चीजें पहले मैं आपको बता दूं, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है ब्लड, ब्लड का रंग लाल होता है, आपको पता है, तो इसका रंग लाल होता है। अच्छा, इसके रंग के बारे में अगर मैं बात करूं स्पेशली, जैसे आपको पता ही है कि रंग हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि धमनी में इसका रंग कैसा होता है, धमनी में, और अगर मैं कहूं कि सिरा में इसका रंग कैसा होता है, तो धमनी में इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल होता है, हल्का लाल, और सिरा में इसका रंग जो होता है वो गाढ़ा लाल होता है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि धमनियों में रुधिर का रंग कैसा है, ब्राइट रेड होता है, और सिरा में गाढ़ा लाल होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि धमनियों में रुधिर का रंग हल्का लाल क्यों होता है और सिराओं में रुधिर का रंग गाढ़ा लाल क्यों होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसका पीएच मान पूछा जाता है कि इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। उसके बाद यहां पर देखिएगा कि ब्लड जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रुधिर है क्या, तो रुधिर जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति कहां से होती है, तो रुधिर की उत्पत्ति जो होती है बच्चों, ये मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां से हो रहा है, तो मेसोडर्म से हो रहा है, मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। महिमा साहू ने बताया कि धमनी में अशुद्ध रक्त होता है जबकि सिरा में शुद्ध। महिमा जी एकदम गलत बता रही हैं आप। देखिए यहां पर धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, याद रखिएगा, शुद्ध रुधिर, और सिरा में जो होता है वो अशुद्ध रुधिर होता है, एकदम याद रखिएगा। धमनियों में शुद्ध रुधिर, सिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। और शुद्ध रुधिर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है क्योंकि धमनियों में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए इसका रंग हल्का लाल होता है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण धमनी का जो ब्लड होता है वो हल्का लाल होता है और सिरा में गाढ़ा लाल होता है, ठीक है। चलिए, धमनी में रुधिर हल्का लाल क्योंकि ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। अब बच्चों यहां पर रुधिर के कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ये ब्लड का संगठन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपके सामने लिखा गया है। रुधिर में क्या क्या होता है, तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है प्लाज्मा, रुधिर में 55% प्लाज्मा होता है जो कि ये तरल भाग होता है, ब्लड का लिक्विड वाला भाग होता है। और ये है ब्लड कॉर्पसेल्स जो कि ये ठोस भाग होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रुधिर का कितना प्रतिशत भाग ठोस होता है, तो 45% भाग ठोस होता है, जबकि 55% भाग क्या होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है। और ये देखिए, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन और हेपैरिन होता है। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे अब कल। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। ये जो एरिथ्रोसाइट्स, ब्लड कॉर्पसेल्स 3 प्रकार का, एक होता है एरिथ्रोसाइट्स या इसे आरबीसीज बोलते हैं, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स या इसे डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स या इसे ब्लड प्लेटलेट्स बोला जाता है। और ये एरिथ्रोसाइट्स का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना,
ल्यूकोसाइट्स या WBCs का कार्य होता है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। और ये जो WBCs होता है ये दो प्रकार का, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स तीन प्रकार का, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जो कि ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। इन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग आरबीसीज और WBCs के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरबीसीज के बारे में। ये है आरबीसीज। दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसीज का कार्य क्या है। तो कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। पूछा जाता है कि इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो कैसा होता है। तो इसका आकार उभयोत्तल होता है, उभयोत्तल यानी बाई कॉनकेव शेप्ड होता है, बाई कॉनकेव शेप्ड होता है। इसमें केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और इसकी संख्या जो होती है, ये पुरुषों के बारे में अगर मैं बात करूं मेल में, तो पुरुष में इसकी संख्या 50 से 55 लाख पर mm³ होता है। जबकि अगर मैं महिला में इसकी संख्या की बात करूं, महिला में, तो महिला में इसकी संख्या 40 से 45 लाख पर mm³ होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा। कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आकार है इसका उभयोत्तल, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। संख्या है पुरुषों में 50 से 55 लाख, महिला में 40 से 45 लाख होता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि वह यंत्र जिसकी सहायता से हम आरबीसीज की गणना करते हैं, तो आरबीसीज की गणना करने वाले यंत्र का जो नाम होता है उसे हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ये जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, यानी कि आरबीसीज जो होता है, एरिथ्रोसाइट्स जैसे आरबीसीज बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इसकी संख्या घटने लगती है, घटने लगती है। तो जब इसकी संख्या घटने लगती है तो इसे बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसीज की संख्या में कमी आ जाना। और जब इसकी संख्या बढ़ने लगती है, इसका नंबर इंक्रीज करने लगता है, तो जब इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो इसे बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। इसका हिंदी नहीं होता है। जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में बता दीजिए, तो हिंदी इसका नहीं है, इसलिए हिंदी नहीं लिखा जा रहा। ठीक है। तो ये है एनीमिया और ये है पॉलीसिथेमिया। यानी जब आरबीसीज की संख्या बढ़ने लगेगी तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीसिथेमिया बोला जाता है। और ये जो पॉलीसिथेमिया होता है, मतलब आरबीसीज की संख्या कब बढ़ने लगेगी? ये पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ने लगती है। जो पहाड़ में रहने वाले जो लोग होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ये बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है? वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे लोगों में, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के रहना शुरू कर दूं, तो 3, 4, 6 महीने के बाद मेरे शरीर में अनुकूलन होगा और मेरे शरीर में आरबीसीज की संख्या जो होगी वो बढ़ने लगेगी। ठीक है। चलिए, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है।
आइए देखिए यहां पर, अब देखिए कि इसका जीवन काल कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना है। तो इसका जो जीवन काल होता है बच्चों, वो 120 दिन होता है, 120 दिन। और पूछा जाता है कि आरबीसीज का निर्माण, अच्छा एक चीज और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि 120 दिन इसका जीवन काल होता है। तो 120 दिन के बाद आरबीसीज का क्या होता होगा, 120 दिन के बाद आरबीसीज का क्या होता है। तो 120 दिन के बाद आरबीसीज जो होता है वो अपने कब्र में चला जाता है। भाई अगर आरबीसीज मर गया तो कब्र में चला गया, जिसे ग्रेव यार्ड बोला जाता है। और ग्रेव यार्ड आरबीसीज का किसे बोला जाता है, तो ग्रेव यार्ड आरबीसीज का प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है, स्प्लीन को। तो आरबीसीज का जो ग्रेव यार्ड होता है वो स्प्लीन होता है, स्प्लीन। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि 120 दिन के बाद आरबीसीज क्या हुई, तो ये अपने कब्र में चली गई, प्लीहा में चली गई। और ये प्लीहा जो होता है, स्प्लीन, ये जो स्प्लीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्प्लीन का एक कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इसका एक बड़ा ही अच्छा कार्य होता है। जैसे कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, यानी बहुत ज्यादा ब्लड हमारा बाहर निकल गया, तो ये अपने पास कुछ समय के लिए आरबीसीज को इकट्ठा करके रखती है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है। ये विशेष परिस्थितियों में, यानी बहुत ज्यादा ब्लड की कमी होने पर ये ब्लड आरबीसीज की सप्लाई भी हमारे बॉडी में करने लगता है, इसलिए इसे नेचुरल ब्लड बैंक, नेचुरल प्राकृतिक ब्लड बैंक बोला जाता है। ये इमरजेंसी ब्लड बैंक होता है, आपातकालीन ब्लड बैंक होता है। अगर हमारे शरीर में अचानक से ब्लड की कमी होने लगती है तो उस ब्लड की पूर्ति, उस ब्लड को आपूर्ति करता है कौन, स्प्लीन, इसलिए इसे ब्लड बैंक या इसे कब्रगाह भी बोला जाता है। ठीक है, कब्रगाह भी बोला जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसीज यहां पर आकर के डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। अब देखिए पूछा जाता है कि आरबीसीज का निर्माण कहां होता है। तो बच्चों आरबीसीज का जो निर्माण होता है ये लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में आरबीसीज का निर्माण होता है और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसीज का निर्माण होता है। तो आरबीसीज का निर्माण रेड बोन मैरो में और डब्ल्यूबीसीज का निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये था आरबीसीज के बारे में। अब आते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो डब्ल्यूबीसीज होता है इसका रंग आपको पता है बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इसका कार्य, डब्ल्यूबीसीज का कार्य आपसे पूछा जाता है। तो डब्ल्यूबीसीज का कार्य होता है हमारे शरीर को एलर्जी, इन्फेक्शन तथा प्रतिरक्षा, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका कार्य है। और इसकी संख्या आपसे पूछी जाती है, तो इसकी संख्या होती है लगभग 8 से 10,000, 8,000 से 10,000 पर MMQ, प्रति घन मिलीमीटर। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का अनुपात। तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का अनुपात जो होता है वो 600:1 होता है, 600:1 का रेशियो होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन जो इसका होता है वो 12 से 13 दिन होता है।
यहां पर जैसे ही मैंने 12 से 13 दिन लिखा होगा, आप सोचकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 4 से 6 दिन आप पढ़े हैं। सब भूल जाइए, 12 से 13 दिन ही सही है। WBCs का जीवन काल 12 से 13 दिन होता है, ये एग्जैक्टली एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखिए, कभी कभी क्या होता है कि WBCs की जो संख्या होती है, WBCs की संख्या भी घटने बढ़ने लगती है। हाँ, ये है WBCs की संख्या। तो संख्या इसकी जब घटने लगेगी, तो घटने लगेगी तो इसे बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया। और जब इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगती है, बहुत अधिक बढ़ने लगती है, तब खतरा होने लगता है। ये खतरे का संकेत है। इसकी संख्या अगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, यानी इसमें सॉरी, इसमें अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, तो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया। तो ब्लड कैंसर का मतलब क्या है? ल्यूकीमिया, यानी WBCs की संख्या में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना। जब ये अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, तब हमें ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके केंद्रक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस WBCs के बारे में, और वो है न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। तो इसमें केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है, और कभी कभी एग्जाम में इस केंद्रक का आकार पूछा जाता है। तो उसमें केंद्रक का आकार पिंडाकार होता है। इसमें केंद्रक का आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है, और इसमें केंद्रक का आकार गोलाकार होता है। जैसे पिंडाकार केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो पिंडाकार केंद्रक जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स, जो अभी आपने ब्लड में लिखा था WBCs में कि ये कई प्रकार का होता है, तो न्यूट्रोफिल्स में और इओसिनोफिल्स में, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक जो होता है वो पिंडाकार होता है। घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पेपर में आया हुआ, घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक बेसोफिल्स में पाया जाता है, बेसोफिल्स में पाया जाता है। और गोलाकार केंद्रक मोनोसाइट्स में पाया जाता है और लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में केंद्रक गोलाकार, घोड़े के नाल, ये जो बेसोफिल्स होता है इसमें घोड़े के नाल के आकार का, या कभी कभी इस घोड़े के नाल को एग्जामिनर हेडफोन के आकार का बोलता है, हेडफोन के आकार का केंद्रक पाया जाता है। तो दो, चाहे जैसे पूछ ले एग्जामिनर, घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक बेसोफिल्स में या हेडफोन के आकार का केंद्रक बेसोफिल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज केवल इतना ही आपकी क्लास कंप्लीट हो पा रही है। टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है दोस्तों। कल हम लोग कल क्या आपको टाइम टेबल मतलब मैनेजमेंट जो है टेलीग्राम पर भेजेगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग फिर से इसके आगे की टॉपिक को, और थोड़ा सा और ज्यादा समय मैं लूंगा, करीब 3 या 4 घंटे में आपका पूरा मतलब यहाँ के बाद आगे की जो चैप्टर्स है ना, वो छोटे चैप्टर्स थे। ये सब चैप्टर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे और ज्यादा पेपर में भी आते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था।
मेरी मजबूरी थी कि यहाँ पर मैं टाइम को इन्वेस्ट करूं। तो आप आज की क्लास को एंजॉय किए हैं। कल या परसों जब भी टाइम टेबल आपको मैनेजमेंट देगा तो हम लोग फिर से उपस्थित होंगे और फिर पेडागोजी के भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और फिर टॉप 50 भी चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर के आएगा। हर सब्जेक्ट का आपके सीटेट के लिए टॉप 50 भी आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कैसा क्लास को एंजॉय किया ये जरूर मुझे बताइएगा। क्लास कैसी लगी और वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, एक बार और आप शेयर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जल्द ही 1-2 दिन में मिलेंगे और पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।